Hello student, welcome to the physics class. In today lecture, we are discuss about the self-induction. Okay, self-induction. It is a very important phenomena in the electromagnetic induction. What is the what is the self-induction? Okay, self-induction means suppose there is a coil. Okay. A cell is connected across it and a tapping key is connected in series with the coil. Cell and a tapping key is connected across the coil. Okay, then अब जैसे ही आप आपको इस की को जैसे ही आप क्या करते हो, टैप करते हो, इस की को आप टैप करते हो, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो करंट स्टार्टिंग में जैसे आप इसको टैप करते हो तो यहाँ पे करंट जो स्टार्ट होगी ये क्या होगी, पहले जीरो से स्टार्ट होगी. मीन्स पहले धीरे धीरे ये क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. तो इंक्रीज़ मीन्स ये जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग मोड में होगी जब आप इसको ऑन करोगे. और जैसे इसको की को आप छोड़ते हो, मतलब यहाँ से आप इसको ओपन कर देते हो, तुरंत करंट क्या करेगी, डिक्रीजिंग मोड में होगी. मीन्स अब यहाँ पे करंट इस टैपिंग की को हम बार बार अगर हम ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे करंट क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज बार बार करेगी. अब इस करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या होगा, मीन्स इस करंट की ये करंट फ्लो करेगी, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इस तरीके से यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ये एक तरीके से सोलेनाइड की तरह बिहेव करेगा. तो सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी. अब बी आपका बी की वैल्यू जो है डिपेंड करती है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, बिकॉज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो बिकॉज आई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, देन बी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी. और बी की वैल्यू जब वेरी करेगी देन फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. मीन्स बी की वैल्यू आप वेरी कर रहे हो तो यहाँ पे इस कॉइल का फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा. देन इस कॉइल का जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा क्या होगा, इस मैनर में प्रोड्यूस होगा कि अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो उसको डिक्रीज करना चाहेगी, या करंट डिक्रीज कर रही है तो उसको इंक्रीज करना चाहिए. मीन्स अपोजिट मैनर में यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद के इसी कॉइल में करंट चेंजिंग करंट जैसे ही हम पास कर रहे हैं, देन इसी कॉइल में खुद से ही क्या हो गए, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्शन. ओके, तो सेल्फ इंडक्शन it is the phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passing through it. मीन्स इस coil से जैसे ही हम changing current पास करते हैं तो इस coil में खुद से एक induced EMF प्रोड्यूस हो जाती है. मीन्स ऑलरेडी इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, बट तब भी अगर हम चेंजिंग करंट यहाँ पे पास करें इस coil में, देन यहाँ पे induced EMF प्रोड्यूस हो जाती है. सपोज induced EMF किसी टाइम पे इस डायरेक्शन में है. ओके, तो ये आपका इसी फिनोमिना क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. ओके, देन अब यहाँ पे अगर हम किसी एक कॉइल किसकी फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई. कैसे, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे मीन्स आप देख सकते हो आई को वेरी करेंगे, देन यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई. एंड यहाँ पे एंड इससे कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी. मीन्स आप करंट को इंक्रीज करते हो तो बी की वैल्यू इंक्रीज करती है, एंड बी की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो क्या करेगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगी. सो ओवरऑल हम यहाँ से ये यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि किसी भी कॉइल में आपकी करंट इंक्रीज़ करती है तो उसकी फ्लक्स भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती. अदरवाइज करंट डिक्रीज़ करेगी तो उस कॉइल की लिंक फ्लक्स भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. ओके, देन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई. सो फाई इक्वल टू करते हैं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज द यल इनटू आई, वेयर यल इज द प्रोपोर्शनल constant. It is also known as the self inductance. Okay, that proportional constant is known as the self inductance.
अब ये एकदम से सेम आपका उसी तरीके से होता है जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। ओम्स लॉ में क्या था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, means current is directly potential difference directly proportional to the I, then B equal to I into R, where R is the proportional quantity which is known as the resistance। और यहाँ पे proportional constant को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। ओके, यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि ये proportional constant किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, देन इसे बोलते हैं हम यहाँ पे आपका इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, देन ये रेजिस्टेंस एंड सेम इसी तरीके से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका कैपेसिटर के केस में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, then Q is equal to CV, then C is the proportional constant and that proportional constant is called the capacitance। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आता है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नॉर्मली हम इसको यहाँ पे बोलते हैं इंडक्टेंस। देन L की वैल्यू आ गई phi इक्वल टू LI। ओके, देन नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना इंड्यूस EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं according to the Faraday's second law, induced EMF due to the electromagnetic induction is equal to the minus d phi upon dt। okay, then E equal to minus d phi की वैल्यू क्या है, Li। now put the value Li upon dt। okay, then E is equal to the L क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। सो L को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर कर देते हैं, देन माइनस L di अपॉन dt। ये हो गया इंड्यूस EMF की वैल्यू। और यहाँ पे ये फ्लक्स के साथ इसका रिलेशन, जहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मीन्स फ्लक्स phi इक्वल टू Li, वेयर I इज़ द करेंट एंड L इज़ द self inductance। okay, phi is the flux and induced EMF in that coil due to the electromagnetic induction or self induction is the minus L di upon dt। okay, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी इंड्यूस EMF की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूनिट of the self inductance, because self inductance is a new physical quantity। okay, so its unit, its SI unit, its SI unit is Henry, which is represented by capital H। means self inductance की SI unit of L means inductance। okay, self inductance is Henry, ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी SI यूनिट हेनरी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। ओके, नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये वेक्टर है स्केलर, तो सो आपको बता सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 1 हेनरी इंडक्टेंस। ओके, मीन्स किसी कॉइल की 1 हेनरी इंडक्टेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वन हेनरी का मीनिंग, ओके, यहाँ से आप देखते हैं दिस इक्वेशन, इफ di upon dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। मीन्स यहाँ पे di upon dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन E इक्वल टू L, न्यूमेरिकली E इज इक्वल टू L। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें, देन E की वैल्यू किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। मीन्स किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस की उस कॉइल में
आपकी 1 एम्पियर पर सेकेंड की करंट चेंज होने पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी जितनी आती है वही उसकी क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी। ओके, मीन्स किसी कॉइल में, सपोज ये कॉइल है, इस कॉइल में हम करंट जो चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड का, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं करंट की वैल्यू तो इंड्यूस ईएमएफ, जितनी भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वही इसकी क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगी, मतलब मीन्स न्यूमेरिकली इक्वल होगी किसके, इस कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ इंडक्टेंस या 1 हेनरी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। मीन्स अभी हमने यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अब हम एक्चुअली में लॉन्ग सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। मीन्स कोई भी लॉन्ग सोलेनाइड है तो क्या होती है, कॉइल होती हैं, उसमें ढेर सारी कॉइल एक साथ लगी होती है, देन उस कॉइल की हम या इस सोलेनाइड की हम सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें। मीन्स उसकी सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके, सपोज देयर इज ए सोलेनाइड, there is a solenoid which have L length and number of turns per unit length is N. Okay, small n is the number of turn per unit length. Then next is the and current flow through the solenoid is I. Then अब इसकी हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी इन टर्म में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n दे रखी है और टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनाइड L है और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, n इंटू L। मीन्स ये पर यूनिट लेंथ का टर्न बता रहा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई। सपोज दैट इसमें पर यूनिट लेंथ में 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो मीन्स 2 मीटर की तो कितनी होगी, 10 इंटू 2। तो सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दैट सोलेनाइड। ओके, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, एयर है, कोई भी मटेरियल नहीं है, मीन्स एयर सोलेनाइड है ये। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। ओके, ये हो गया आपका इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। देन अब यहाँ पे एक एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी ऐसे। सपोज दैट इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास कर रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है पूरे कॉइल से। तो किसी एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है तो इस एक कॉइल का फ्लक्स अगर हम फाई डैश ले लें, देन फ्लक्स ऑफ द सिंगल कॉइल फाई डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। देन B की वैल्यू किसी एक सारे यहाँ पे जितने भी इसके अंदर कॉइल्स हैं सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, बिकॉज सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है, मीन्स यूनिफॉर्म होती है। तो सो B की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट N I। ओके, देन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। 90 क्यों, बिकॉज ये जो भी कॉइल है इस कॉइल का एरिया वेक्टर या तो इस साइड में होगा एरिया वेक्टर, या आप कह सकते हो इस साइड में, मीन्स थीटा की वैल्यू 0 और 180। मीन्स अगर हम थीटा इसकी एरिया वेक्टर कॉइल के क्या होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर इधर लेते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तो क्या होगी 0 डिग्री और सॉरी यहाँ पे कॉस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स 0 हो सकती है या 180 हो सकती है। 180 रखने पे -1 और 0 रखने पे +1। सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट N I इंटू A, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1। देन ये क्या आ गई, फ्लक्स ऑफ द वन कॉइल, और ये भी बोल सकते हैं हम फ्लक्स ऑफ द ईच कॉइल।
सारे कॉइल्स की एक एक कॉइल की फ्लक्स इतनी होगी 5 डैश होगी। ओके, देन तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, कॉइल्स हैं n टर्न्स हैं, तो हम कहेंगे टोटल कितना फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एक कॉइल का क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा। देन टोटल फ्लक्स अगर हम कहें यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाइज इक्वल टू n ऑफ द 5 डैश, मीन्स एक कॉइल की जो फ्लक्स है उसी का n टाइम्स हो जाएगा। देन फाई इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 डैश की वैल्यू रख देते हैं, मीन्स n इंटू म्यू नॉट n आई ए, जहाँ पे n की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी n इंटू एल, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे म्यू नॉट, अब यहाँ पे सपोज यहीं पे रख देते हैं n एल इंटू म्यू नॉट n आई इंटू ए, ओवरऑल जो फ्लक्स की वैल्यू नेट फ्लक्स आ गई हमारी, टोटल फ्लक्स n क्या हो गई n स्क्वायर, मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n मिल के क्या हो गया n स्क्वायर, उसके बाद i या ये लिखते हैं l इंटू ए इंटू आई, ये हो गया टोटल फ्लक्स की वैल्यू। आप देख सकते हो बस हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई n के साथ इसका मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो गया और सबको हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब उसके बाद अभी जब जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर इस पूरे कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस L है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी L है, देन फ्लक्स फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं L इंटू आई। जब हमने यहाँ पे जस्ट पहले हमने जो पढ़ा आपका किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L है, देन फाई इक्वल टू L आई। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। देन आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम, सो राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम। तो यहाँ से बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या है कि आप देख सकते हो कि i के प्लेस पे ये i है, ये हो गया। देन l के प्लेस पे ये पूरा टर्म है कि नहीं, ये पूरा टर्म किसके प्लेस पे है, आपके l के प्लेस पे। देन l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर l इंटू ए, ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अब यहाँ पे सपोज दैट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना दे के रेडियस दिया हुआ है, तो देन एरिया की वैल्यू क्या यहाँ से क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसकी रेडियस दे रखी है देन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देन यल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट n स्क्वायर l पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू इन द लिख सकते हैं किसके टर्म में, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड के टर्म में। तो ये ओवरऑल ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर l ए, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, a इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि अब इसमें कुछ हम चेंजेस करें। जैसे चेंजेस में क्या है कि सपोज इसके अंदर कोई हम मटेरियल फिल कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स अभी तक ये क्या एयर सोलेनॉइड है, तो बट अब हम यहाँ पे मटेरियल फिल कर दें तो वहाँ पे जो उसकी परमिटिविटी होगी ये क्या हो जाएगी, म्यू आर हो जाएगी। मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी क्या मान लेते हैं, म्यू आर हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर मटेरियल फिल करते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, म्यू है। ओके, और ये क्या है एयर के लिए, तो यहाँ पे म्यू नॉट है, मीन्स ये अभी तक हम क्या लेके कर रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है एयर फिल है, तो एयर फिल है तो उसके लिए परमिटिविटी क्या होती है, म्यू नॉट होती। बट अब कोई भी हम मीडियम इसके अंदर फिल करते हैं तो उसकी परमिटिविटी क्या हो जाती है, म्यू। तो म्यू की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर के इक्वल होती है। ओके, देन ये वैल्यू अब यहाँ पे उठा के हम पुट कर देते हैं। देन यल की वैल्यू अब हो जाएगी, यल की वैल्यू म्यू
म्यू इंटू, अब म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे म्यू, बिकॉज इसके अंदर हमने क्या किया, कोई ना कोई मटेरियल फिल किया हुआ है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर हमने रख दिया, तो सॉफ्ट आयरन कोर जैसे ही आप फिल करते हो देन इसकी उसकी परमिटिविटी मान लेते हैं कितनी म्यू आर है, तो देन उसकी परमिटिविटी की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगी। सो अब उसकी सेल्फ इंडक्टेंस यल इक्वल टू म्यू नॉट जहाँ पे म्यू आ गया देन एन स्क्वायर इंटू यल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम म्यू की जगह पे म्यू नॉट आर लिखें तो देन यल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ओके, एन स्क्वायर यल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सूटेबल होता है हमें इसको लिखना, हम क्रॉस सेक्शन एरिया के टर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब भी हमें सपोज रेडियस दिया हुआ तो हम उसकी वहाँ से रेडियस से उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। देन अगर हम यहाँ पे एरिया के टर्म में इसको यहाँ पे फिल करें एरिया के टर्म में, तो एरिया के टर्म में ये क्या हो जाएगा इंटू ए, देन ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जबकि इसके अंदर कोई ना कोई हमने कोई भी मटेरियल फिल किया जिसकी परमिटिविटी जो है रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है म्यू आर है, ओके, मीन्स म्यू आर टाइम्स से क्या हो जाएगी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे हम लोगों ने किसी कंडक्टर के लिए, सपोज़ ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में को हम किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होती है करंट फ्लो करती है आई, करंट आई फ्लो करे, तो इस करंट का क्या होता है अपोज होता है, ठीक है, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का अपोज होता है जिससे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, देन बी इक्वल टू आई इंटू आर। ये क्या है आर क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट है, सपोज किसी भी कंडक्टर पे जब हम कोई भी चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या करती है इंक्रीज करती है, देन Q इक्वल टू क्या होती है यहाँ पे CV, देन C क्या है उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस है, मीन्स कैपेसिटेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका कोई भी कंडक्टर है कितनी चार्ज को स्टोर कर सकती है, मीन्स उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है कौन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये भी क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एकदम सेम उसी तरीके से सपोज दैट जैसे कोई भी कॉइल हो, उस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रही हो और ये करंट कैसी हो चेंजिंग करंट हो, ठीक है। तो देन चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ओके। और नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आपका यहाँ पे फ्लक्स बन रहा होगा फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, मीन्स इसके आपका जैसे ही करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से क्या कर रही है पास कर रही है, इस कॉइल से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स क्या कर रही हैं पास कर रही हैं। तो पास करने की वजह से ये क्या हो गया कि यहाँ पे इस कॉइल की क्या होगी फ्लक्स बनेगी, इस फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के हम क्या लिख सकते हैं यल आई। तो यहाँ पे यल क्या ये भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, बट इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई यल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यल हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मीन्स ये कॉइल जो होती है कितना ज़्यादा उस करंट का क्या करेगी अपोज करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस भी क्या कर रही करंट का अपोज कर रही है और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस भी करंट का क्या कर रही अपोज कर रही है। बट दोनों में अंतर क्या है कि ये आपकी करंट यूनिफॉर्मली मूव कर रही तब करती है और ये करंट किस करंट का अपोज करती है चेंज ऑफ करंट का अपोज करती है। मीन्स करंट अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है यहाँ से तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। मीन्स सेल्फ इंडक्शन तब होगा जब आपकी करंट क्या करेगी वेरी करेगी। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मीन्स हमने आपको देखा होगा कि डिफिनेशन में हमने नीचे लिखा हुआ था इट इज़ आल्सो नोन एज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग
इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया मीन्स ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने चेंज ऑफ स्टेट का क्या करती है? अपोज करती है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कंटिन्यू रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में है तो कंटिन्यू मूव करेगी अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नॉट एक्टेड ऑन इट। मीन्स जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो अपने स्टेट को बनाए रखेगी। ठीक है। अब अगर उसके स्टेट को हमें चेंज करना तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स वो अपने स्टेट ऑफ चेंज का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो उसे हम क्या बोलते थे? इनर्शिया। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। उसी तरीके से किसी भी कॉइल में जो करंट पास कर रही है, अगर ये करंट चेंज होना चाहेगी तो उस चेंज का क्या होगा? अपोज होगा बाय द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका सेम रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, किसका? इनर्शिया की तरह। जैसे मैकेनिक्स में इनर्शिया होता है, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस का भी इनर्शिया का ही रोल है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स फिर से आप देख सकते हो, मीन्स यहाँ पे कॉइल में करंट इंक्रीज करेंगे, देन फ्लक्स वेरी करेगी, जिस फ्लक्स वेरी करने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ये इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस रीजन का क्या करती है? अपोज करती है। मीन्स या फिर करंट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो भी क्या होगी? यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो कि इस करंट को सपोर्ट करेगी। ओके। तो इस तरीके से जो सेल्फ इंडक्शन यल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है कॉइल कितना ज़्यादा किसी करंट का क्या करेगी? अपोज कर सकेगी। ठीक है। तो ये दोनों ही लगभग सेम हैं, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये नॉर्मल कांस्टेंट करंट के भी फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। बट ये क्या है? चेंजिंग करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। ओके। देन नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी फिनोमिना दिखाई देते हैं। जैसे पहला है स्पार्किंग। मीन्स हम दो वायर को, अगर हम सपोज दैट ये दो वायर हैं, इन दो वायर को अगर हम एकाएक ऐसे टच करते हैं, या एकाएक ये टच है, इनको एकाएक यहाँ से हटाते हैं, तो क्या होता है? स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने का रीज़न क्या है? ये सपोज दैट ये एक दूसरे से टच है ऐसे इस पॉइंट पे। अब एकाएक इन दोनों वायर को हम अलग करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे बहुत तेज़ी से इनका फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। और जैसे ही बहुत तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा तो जिसकी वजह से बहुत ही हाई अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे क्या होती है? आपकी स्पार्किंग होती है। ओके। मीन्स उस चेंज का ये क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द आपका उसमें यूज़ करते हैं जो भी आपका रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं। रेजिस्टेंस कॉइल में क्या होता है? रेजिस्टेंस कॉइल में दो टर्मिनल होते हैं। इन टर्मिनल के बीच, अब रेजिस्टेंस कॉइल है तो इसमें जो वायर हम यूज़ करते हैं, ये वायर बहुत, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर इन दोनों पॉइंट के बीच रखनी है तो इतनी भी बड़ी लेंथ की हम वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम ये वायर सपोज दैट ऐसे हमने लिया, अब ये ऐसे कॉइल बना के हम ऐसे यूज़ कर लें। तो कॉइल बना के अगर हम ये वायर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इनके वायर में रेजिस्टेंस तो होगी, उसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम वायर का शेप कुछ इस तरीके से रखते हैं। वायर का जो शेप होता है यहाँ पे, ये इस तरीके से रखते हैं। ये आपका जो बाइंडिंग होती है वायर की, इस तरीके से कॉइल के फॉर्म में रखते हैं। कॉइल के फॉर्म में रखने से क्या होगा कि अब ये वायर, ये यहाँ से लेके ये पूरा वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पूरे लेंथ को हमने एक क्या बना दिया? एक पेयर में बना दिया। ठीक है। तो पेयर में होने की वजह से इसमें जो भी करंट इस तरीके से आएगी, ये करंट, ये देख सकते हो, ये करंट ऐसे यहाँ से ये होते हुए यहाँ पे करंट यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद ये फिर अब यहीं से वापस हो जाएगी, तो वापस ये जाके वापस ये करंट आ गई। मीन्स एक कॉइल से, मतलब एक पेयर से ये करंट आ रही, दूसरे पेयर से ये करंट वापस जा रही। तो एक की वजह से जितना आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, दूसरे में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मीन्स इसके सेल्फ इंडक्टेंस को, इस कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया? इस फॉर्म में हमने
इस वायर को वुंड किया हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल फिनोमिना थे जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के बेस्ड पे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट इज़ द आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर क्या चीज़ है? सबसे पहले जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस एक उसका कह सकते हो फिनोमिना है जिसके थ्रू रेजिस्टेंस जिस कंडक्टर का जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा करंट का मोशन का क्या करती है, अपोज, या चार्ज के मोशन का अपोज करती है, या ये कह सकते हो करंट का अपोज करती है, ठीक है। बट ये अपोज जब ज़्यादा जिस भी मटेरियल होता है उससे क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर बोलते हैं। ओके, तो रजिस्टर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। मीन्स पर्टिकुलर ये मटेरियल जो होते हैं इसी पर्पस से यूज़ किए जाते हैं जो कि रेजिस्टेंस के ही पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। उसी तरीके से कैपेसिटेंस आपने पढ़ा। कैपेसिटेंस में आपने देखा कि कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रोसेस हो गई, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कंडक्टर कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटेंस से आपको रिप्रेजेंट होता है। बट पर्टिकुलर ऐसे डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा चार्ज आपका स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते थे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया जिसका काम ही क्या है, चार्ज को स्टोर करना। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडक्टर क्या चीज़ होती है। तो इंडक्टर का मतलब ये होता है ऐसा कह सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा सिस्टम जो क्या करे, करंट के चेंज का बहुत तेज़ी से अपोज करे, ठीक है। मीन्स जिसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, उस मटेरियल या उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो इंडक्टर को एक्चुअली में रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को का सिंबल ये होता है, कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है। उसी तरीके से इंडक्टर का जो सिंबल होता है इस तरीके से इंडक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। ये होता है इंडक्टर का सिंबल जिसकी इंडक्टेंस को L से, इसकी कैपेसिटेंस को C से और इसकी रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर उस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर भी ऑब्जेक्ट का नाम है जो बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है नॉर्मल कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। या रजिस्टर उस कंडक्टर को बोल सकते हो आप जो कि नॉर्मल कंडक्टर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। या इंडक्टर उस कॉइल को बोल सकते हो आप जो कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, करंट के चेंज का क्या करता, अपोज कर सकता है। मीन्स इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ओके, तो इंडक्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स हमने आपको बोला कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें इंडक्टेंस कब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सपोज़ कोई स्ट्रेट वायर हो, ये कोई आपका स्ट्रेट वायर हो और इसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो लिंक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब फ्लक्स चेंज ही नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मींस एक आप कह सकते हो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या होती है, आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इस समय इसमें जो करंट फ्लो कर रही है तो इस कंडक्टर के अंदर उसका जो अपोज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनका अपोज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। ओके, बट नेक्स्ट अब यही इंडक्टर कब बन जाता है, अब यही कंडक्टर को हम कुछ इस तरीके से ले जाते हैं। ये मीन्स ये कंडक्टर ऐसे आपका कॉइल के फॉर्म में होता है, ठीक है, बेंड होता है। तो बेंड होने के केस में क्या होगा कि अब करंट जब इससे पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेंगे, इस कॉइल से होके पास, जिसके वजह से यहाँ पे फ्लक्स बन जाएगा। और अगर जैसे ही करंट चेंज करती है देन ये क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ, जो कि इस करंट के को क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। यहाँ भी करंट का अपोज हो रहा है बट यहाँ भी करंट का अपोज हो रहा है, लेकिन यहाँ करंट के चेंज का अपोज हो रहा है इसमें इंडक्टेंस के थ्रू, और यहाँ पे रेजिस्टेंस थ्रू करंट के फ्लो का अपोज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे करंट के फ्लो का अपोज हो रहा है, यहाँ पे करंट के चेंज का अपोज हो रहा है। तो उसके लिए आपका इंडक्टेंस, किसी भी कंडक्टर में इंडक्टेंस होने के लिए कंपलसरी ये
है कि करंट की वैल्यू वहाँ पे वेरी करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका वायर होना चाहिए बेंड फॉर्म में, मीन्स या कॉइल के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगी, ठीक है, मीन्स बहुत ही स्मॉल होगी, आप बोल सकते हो, एकदम से जीरो तो नहीं बोल सकते बट बहुत ही स्मॉल होगी। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल है, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे इफेक्टिव है, तो इसे हम रजिस्टर बोल देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये वायर जो हम थिक वायर यूज़ करें, ठीक है, ये मान लो सपोज दैट जो भी कॉइल हमने बनाया इसका जो वायर हमने यूज़ किया इसमें थिक वायर यूज़ करें, तो थिक वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी लो है बट इंडक्टेंस क्या है, हाई है। कॉइल की वजह होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टेंस हाई है। तो ऐसे मटेरियल जिनका इंडक्टेंस जो होता है हाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस। मीन्स ऐसा नहीं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं, बट रेजिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है, बिकॉज हमने थिक वायर यूज़ कर लिया, तो थिक वायर यूज़ करने की वजह से इसका रेजिस्टेंस स्मॉल है। बट अब यहाँ पे करंट का अपोज किसके थ्रू हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन के थ्रू, सो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, हाई है। बट अगर हम कहें आइडियल इंडक्टर क्या होगा, तो आइडियल इंडक्टर का मतलब ये है कि कोई ऐसा कह सकते हो कॉइल हो जिसका रेजिस्टेंस एकदम से जीरो के अप्रॉक्स हो, ठीक है, तो उस समय उस इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। बट हम नॉर्मली जो है आइडियल इंडक्टर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बट नॉर्मली हम ऐसे कॉइल्स जिनका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टर बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्री एंड मटेरियल। जैसे आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस जो होती है R इक्वल टू रो L बाई ए। रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। मींस किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी किसी भी बोल सकते हो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, मींस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, सो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस जो होती है अलग अलग होती है, मीन्स वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से कैपेसिटर में आप देख सकते हो, हाँ दूसरी चीज़ कि रेजिस्टेंस जो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, मीन्स इसके लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो दोनों चीज़ों पे, उस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा, दूसरी उस मटेरियल की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा। ज्योमेट्री मीन्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेजिस्टिविटी क्या बता रही, मीन्स मटेरियल पे डिपेंड कर रहा। उसी तरीके से कैपेसिटेंस आप देख सकते हो, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट क्या, मीडियम को डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे मीडियम हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस कहीं ना कहीं मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, प्लस ज्योमेट्री पे। देख सकते हो आप क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेन, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ज्योमेट्री प्लस मटेरियल पे कैपेसिटेंस भी डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है, ये भी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। मीन्स उस कॉइल के ज्योमेट्री का मतलब आपने देखा अभी सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ओके, जैसे हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया था, उसी तरीके से इंडक्टर की भी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, इंडक्शन हो रही हो, ठीक है। तो उस समझ लो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो मीन्स कोई भी इंडक्टर हो, आपका सेल्फ इंडक्टर है तो उसकी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि सपोज आपका ये इंडक्टर कोई है, इस इंडक्टर में क्या हो रहा है, जैसे ही हम करंट को चेंज करते हैं, करंट I को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है जो कि इसको अपोज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस EMF जब ये प्रोड्यूस हो रहा होगा तो मीन्स ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा, मीन्स इसकी वजह से क्या हो रही है, करंट इसमें फ्लो कर जाती है। तो ये जो करंट फ्लो कर रही है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो पर सेकेंड जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स पावर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VI। वी नो दैट द फॉर्मूला पावर इक्वल टू VI। देन इसकी जगह पे हम क्या दें, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, dW बाई dt एट एनी इंस्टेंट, मीन्स पावर एट एनी इंस्टेंट, dW अपॉन dt इक्वल टू, बिकॉज हम यहाँ पे पोटेंशियल या जो इंड्यूस EMF है उसको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, सो स्मॉल e इंटू I कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ,
फैराडे सेकेंड लॉ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, dw/dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है अगर उस इंडक्टर की इंडक्टेंस L है, ठीक है, L है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो L इंटू di/dt, मीन्स मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ रख रहे हैं इसकी मैग्नीट्यूड, L di/dt इंटू आई, dt से dt ये कैंसिल आउट हो गया। देन किसी की भी हमें एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो उस सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट कर लें, तो हम यहाँ पे dw की वैल्यू आ गई, मीन्स स्मॉल वर्क डन फॉर चेंजिंग स्मॉल करेंट, स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल वर्क डन dw आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dw इज इक्वल टू, ओवरऑल हम लिख सकते हैं L इंटू आई डी आई। ओके, सो दोनों साइड को हम ये इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Li इंटू डी आई। ओके, देन टोटल वर्क डन को हम W एज्यूम कर रहे हैं, W इज इक्वल टू, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज़ ए कांस्टेंट, सो इसको हम बाहर कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा I इंटू डी आई। तो देन I के रिस्पेक्ट में I को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्योंकि पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, I²/2, देन ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू हो गई हाफ Li²। तो जो वर्क डन होता है वही क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी। देन स्टोर्ड एनर्जी U इक्वल टू W, देन U इक्वल टू W की वैल्यू कितनी, हाफ Li², हाफ Li²। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला जैसे हमने कैपेसिटर की निकाला हाफ CV² निकाला था, उसी तरीके से इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ Li²। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कैपेसिटर में हमने क्या देखा था, हाफ CV² जो इसकी एनर्जी थी किस फॉर्म में स्टोर थी, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर थी, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। बट यहाँ पे इंडक्टर के केस में जो आपका कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मीन्स इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो स्टोर हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, देन ये आपका फॉर्मूला, देन दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये आपकी इंडक्टर की एनर्जी हो गई। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंडक्टर। ओके, किसी भी इंडक्टर जैसे कैपेसिटर की हमने एनर्जी डेंसिटी, जैसे इसकी टोटल एनर्जी क्या कैलकुलेट की थी, हाफ CV², और एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की थी हाफ ε0 E²। ये हमने एनर्जी डेंसिटी इसकी कैलकुलेट कर रखी थी, और इसकी टोटल एनर्जी हाफ CV², एनर्जी डेंसिटी इज द हाफ ε0 E²। उसी तरीके से इंडक्टर की भी हम एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर के लिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं, एक सोलेनॉइड लेते हैं, ठीक है। देयर इज ए सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L, ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, पर यूनिट लेंथ में इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही I, तो सो इसकी जो हम एनर्जी अगर देखें, बिकॉज ये बिहेव एज ए इंडक्टर, देन इसकी एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की हाफ Li²। तो मीन्स एनर्जी डेंसिटी जब हमें इसकी निकालनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनी इंडक्टर इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स इस इंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है, A है, देन लेंथ L है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपकी स्मॉल n, एंड टोटल जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है कितनी है, I है।
तो हमें U की वैल्यू फाइंड आउट करने, मतलब एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी, टोटल एनर्जी और वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ Li स्क्वायर। अब इस इंडक्टर की मीन्स इस सोलेनाइड की जो इंडक्टेंस होती है, L की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, L इक्वल टू कितनी आप कैलकुलेट किया था हमने, म्यू नॉट N स्क्वायर L A, ये वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने इंडक्टर की इंडक्टेंस। एंड इसमें अगर करंट की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे करंट की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पुट करेंगे। तो बिकॉज सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये होती है B इक्वल टू म्यू नॉट N I। सो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगा, B अपान म्यू नॉट इंटू N, ये हो जाएगी करंट I की वैल्यू और L की वैल्यू। आप देख सकते हो L की वैल्यू और I की वैल्यू हमने इस इंडक्टर की कैलकुलेट कर ली। देन इसकी टोटल अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, U की वैल्यू हाफ Li स्क्वायर, तो इसमें हम L की वैल्यू और I की वैल्यू पुट कर देंगे, L और I की वैल्यू। तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाफ L की वैल्यू म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A, ये तो हो गई L की वैल्यू। देन I की वैल्यू B अपान म्यू नॉट इंटू N होल स्क्वायर। ओके, देन L की वैल्यू सबसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड यहाँ पे पुट किया, I की वैल्यू इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन सिंप्लीफाई करते हो आप इसको, तो सिंप्लीफाई करते हो म्यू नॉट यहाँ पे क्या B स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर, तो N स्क्वायर से ये पूरा N स्क्वायर कैंसिल, देन म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल होगा, बट एक म्यू नॉट यहाँ पे बच जाएगा। तो ओवरऑल न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल, एक म्यू नॉट बट स्क्वायर की वजह से यहाँ पे बच जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी LA B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बिकॉज हमने पहले क्लियर किया था ये स्क्वायर आएगा तो म्यू नॉट स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल म्यू नॉट है सो कैंसिल होकर एक म्यू नॉट यहाँ पे बच गया। तो U की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ लेंथ एरिया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी हमने बताया कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनी इंडक्टर डिफाइंड एज द एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपान B। तो कैपिटल U की वैल्यू कितनी है, LA B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट बाई क्या है B फॉर वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। तो वॉल्यूम इसका निकालना था, ये किस शेप का, ओवरऑल सिलेंड्रिकल शेप का। तो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ और हाइट, तो सो A इंटू L, वॉल्यूम के प्लेस में हम क्या रखेंगे, A इंटू L, LA कैंसिल हो गया। देन एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स हाफ B स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप देख सकते हो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। ये कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी, सो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ गई, ठीक है। और जैसे कैपेसिटर का हमने निकाला था U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, मीन्स ये आप देख सकते हो दोनों, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी आप देख सकते हो फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, देन इस तरीके से इंडक्टर का आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।